हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सीटेट बच्चों के लिए आज की क्लास इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस एनसीईआरटी की, जिसमें अभी तक हमने ईवीएस के कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया है। अगर आपने अभी तक वो पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट मैंने उसकी बना रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं और इस क्लास का लाभ उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक ऐसे पेड़ की जिसकी शायद सुगंध सूख कर जो कीड़े मकोड़े होते हैं आकर्षित होते हैं और जब आ जाते हैं तब इसके शिकार हो जाते हैं। तो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है, क्या करता है, क्यों ये इसकी सुगंध इतनी अच्छी है, ये सारी चीज़ों की, और ये कहाँ होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये जो शिकारी पौधा है, शिकारी पौधे के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो इसमें सुगंध होती है इससे कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होके आते हैं, और जब ये अट्रैक्ट होके आते हैं तो ये जो ढक्कन जैसा लगा हुआ होता है ये बंद हो जाता है, तो इसके शिकार हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें तो कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों को शिकार करते हैं। कैसे? जिनको हम सबसे ज्यादा मशहूर है निपेंथीन्स का पौधा। ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये आपको इंडोनेशिया, ठीक है, आपको ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय राज्य में ये पाया जाता है। ठीक है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, आप देखो घड़े की तरह लगी रहा है ये। ठीक है। जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, ये है इसका ढक्कन। ठीक है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, खास स्मेल निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे हुए चले जाते हैं, मतलब अट्रैक्ट होते हैं उससे। और पौधे के ऊपर पहुंचते ही जो कीड़े होते हैं अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। भाई जैसे ही अंदर गए वैसे ही इसने अपना ढक्कन क्लोज कर दिया और वो अंदर ही बस हो गया, उनको स्वर्ग वहीं मिल गया। देखो ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई से, मतलब कितनी चालाकी से शिकार करते हैं कि भाई उसकी स्मेल ही इतनी अच्छी है कि स्मेल को सूंघते सूंघते जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो चले आते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो उनको अपने कब्जे में कर लेता है। भाई ढक्कन लगा दिया और उनका वो शिकार हो गया। तो दो तीन चीजें याद रखिएगा, ये नेपथीन्स है और ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं वैक्रो की। किसकी? वैक्रो। ठीक है। जैसे आपने ये चप्पलें देखी हैं, है ना, ये आज पहले तो बीच में तो ये बड़ा फेमस हुआ हुआ था, इसको लोग बहुत ज्यादा पहनते थे, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों दोनों पहनते हैं। यहाँ ऐसे करके लगा रहता है जो चिपकता है ना, और ये जो रहता है इस पे ऐसे लगाओगे तो चिपक जाता है। ठीक है। तो ये क्या है? तो यहाँ पे थोड़ा सा इसकी स्टोरी समझते हैं तो आपको चीजें समझ में आएगी एक्चुअली क्या है। ये घटना है 1948 की। एक दिन जॉर्ज मिस्टर, ठीक है, कौन है इनका नाम याद रखिएगा, जॉर्ज मिस्टर, अपने कुत्ते के साथ यानी अपने डॉग के साथ सैर से लौटे। सैर करने गए थे, घूमने गए थे। उन दोनों पर बीज के चिपके, मतलब उन दोनों पर बीज चिपके हैं। ठीक है। और इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए, मतलब उनके कपड़ों में कुछ बीज चिपक गए और वो उन बीज को देखकर वो हैरान हो गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखने लगे। अब भाई वो मिस्टर हैं, तो वो मतलब उन्होंने सोचा कि ये ऐसा क्या है जो इतना चिपक रहा है। तो इन्होंने माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखा। बीजों में छोटे छोटे हुक थे, ठीक है, जिनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर क्या हो जाते थे, अटक जाते थे। यह देखकर मिस्टर को एक आइडिया आया कि वैक्रो बनाने का। किसको बनाने का? वैक्रो बनाने का। तो जो ये वैक्रो है ये दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चर चर की आवाज, आपने देखा होगा ना, इसको जब भी इसको हम बंद करते हैं खोलते हैं तो च्यू च्यू की आवाज आती है ना। तो ये इसी से होता है। और अगर हम बात करें, तुमने बैग वगैरह में भी आपने देखा होगा चिप वो करने वाला होते हैं, कपड़े, जूते, पट्टे, इन सब में ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि कोई ऐसी चीज, प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम शायद समझ नहीं पाते, हम जानते नहीं, उससे कई सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। तो ये मिस्टन जी का काफी अच्छा आइडिया साबित हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने ये चीज विकसित की जिसको हमने कहा वैक्रो। ठीक है। तो आपके सीटेट में अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़रूरी है। इंग्लिश में मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम देखते हैं थोड़ा सा हिंदी में। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ हम बात करने वाले हैं मलेरिया बीमारी के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? मलेरिया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मलेरिया रोग है ये मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। कौन से मच्छर के काटने से? एनोफिलीज जाति के मादा मच्छर के काटने से यह रोग होता है, ठीक है। एनोफिलीज का होगा, मादा मतलब जो फीमेल होती है वर्जन, उनको मादा बोलते हैं, नर मादा, ठीक। नर मतलब पुरुष, मादा मतलब वो मच्छर में, ठीक है। और आपको बता दें, ये जो मलेरिया होता है मच्छर के काटने से होता है, जिसका नाम है एनफ्लूएंजा जात की मादा मच्छर। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टर जो मरियम है इस लाइट को माइक्रोस्कोप में यानी सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें देखने की कोशिश कर रही हैं, और माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जब हम माइक्रोस्कोप से कोई चीज़ देखते हैं तो छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी दिखने लगती है, और खून के अंदर की बारीकियों को साफ दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे उन्होंने माइक्रोस्कोप से इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। तो जैसे ये खून के धब्बे हैं, इनका परीक्षण किया गया और देखा गया कि ये जो खून में क्या चीज़ दिख रही है, तो ये जो मलेरिया फैलाने वाले जीवाणु हैं वो दिखे, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो मलेरिया की दवाई है, मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोला पेड़ की जो छाल होती है उससे बनाई जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ही। और आपको बता दें कि पहले लोग छाल को उबाल कर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल की क्या बनाई जा रही है? दवाई बना जा रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अभी तो सिर्फ मलेरिया के बारे में पूछा जाता है। तो मलेरिया रोग मच्छर के काटने से हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसे ठंडा महसूस होता है, मतलब ठंडी लगती है, अचानक ठंडी लगेगी, अचानक हो सकता है गर्मी लगने लगे। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये आने लगते हैं, और इसका मेन रीजन होता है कि भाई मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। इसमें मच्छर के काटने से होता है तो हमें मच्छर से बचने के उपाय भी करने चाहिए भाई। हम मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, ऑल आउट का इस्तेमाल करें। ऐसी जगह पानी ना जमा हो जहाँ काफ़ी समय से पानी इकट्ठा हो रहा है, जैसे कूलर है तो उसको समय समय पर पानी चेंज करते रहना चाहिए। जहाँ गड्ढे हैं, जहाँ पानी लगभग भरा रहता है, तो वहाँ कीड़े मकोड़े और पनपते हैं, वहाँ पर मिट्टी डाल देनी चाहिए। जो हमारे अगर हम कह दें अलमारी वगैरह के पीछे वगैरह, वहाँ साफ सफाई करनी चाहिए। कलरफुल जो कपड़े होते हैं उनको देख के भी मच्छर बहुत अट्रैक्ट होते हैं, उनके पास भी वो छुपे रहते हैं। आपकी जो तलवे की सुगंध है, सुगंध क्या कहूंगी, दुर्गंध ही कहूंगी किसी के तलवे में इतनी अच्छी सुगंध नहीं आती है ना। तो वो जो स्मेल है तलवे की, उसको सूंघ कर जो मच्छर होते हैं वो आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, तब वो आपको आके काटते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा चांस पता है बीमार होने का ये होता है कि जब कोई मच्छर एक बीमार व्यक्ति को काट ले और बीमार व्यक्ति के बाद स्वस्थ व्यक्ति को काटे, तब वो जो क्या कहते हैं जो बीमारी होने का कारण है वो और बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, सावधानी मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो डेंगू का आपका जो मच्छर है वो है एडीज इजिप्टी, ठीक है। एडीज इजिप्टी मच्छर है, तो वो डेंगू भी फैलाता है और वो चिकनगुनिया भी फैलाता है, ये दोनों फैलाते हैं। सबसे खतरनाक बीमारी आपकी डेंगू है, जिसमें प्लेटलेट्स भी कम हो जाती हैं आपकी बहुत जल्दी मात्रा में। इसकी निशानी इनकी निशानी से अलग है, क्योंकि इस मच्छर के अगर हम शरीर में कहेंगे तो सफेद सफेद धारियां पड़ी रहती हैं। अदर मच्छर आपको इतना ज्यादा दिन में नहीं काटते हैं, लेकिन जो डेंगू मच्छर है ये आपको दिन में ही काटेगा, ठीक है। मतलब दिन में ही ये ज्यादा अंडे उत्पन्न करता है, दिन में ही काटता है। और आपको बता दें, जो डेंगू मच्छर है ये बहुत खतरनाक है। इसमें क्या होता है कि इंसान की जान जाने का भी खतरा होता है। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी मच्छर हमें काट लेता है, थोड़ा बहुत बुखार वगैरह आता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें हुआ क्या है।
लेकिन बात ये है कि जब धीरे धीरे प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, जो लाखों की संख्या में हमारे शरीर में मौजूद हैं, अगर उनकी संख्या बहुत जल्दी कम हो जाती है तो फिर इंसान की जान बहुत जल्दी चली जाती है। और इससे बचने का उपाय क्या है? जो आपका पपीता है, पपीता का जो पत्ते हैं उसको खाया जाता है, जो आपके बकरी का दूध होता है उसको पिया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, जल्दी निजात पाया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पानी इकट्ठा ना होने दे, बरसात के टंकी कूलर को साफ करते रहे, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक केस है एक्चुअली ये दिल्ली के स्कूल में। एनीमिया, एनीमिया मतलब क्या होता है? एनीमिया को हम एक और नाम से जानते हैं, रक्ताल्पता। क्या बोलते हैं? रक्ताल्पता। रक्ताल्पता मतलब क्या होता है? ब्लड की कमी, यानी जब खून की कमी हो जाती है शरीर में, वही क्या होता है? एनीमिया होता है। तो एनीमिया में क्या होता है, यहाँ पे उसके बारे में अभी मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगी। पहले देखते हैं थोड़ा सा जो दिल्ली स्कूल में ये जो प्रॉब्लम आई है एनीमिया का, ये क्या कारण है। तो 17 नवंबर 2007 को दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे एनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों का शारीरिक और दिमागी जो तंदुरुस्ती है उस पे असर डाला है, और इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं, उनकी जांच भी चल रही है। एनीमिया को बच्चों में यानी आयरन यानी लोहे की दवाई भी दी जा रही है। तो अभी भी देखो गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप देखेंगे तो एनीमिया की दवाई आती है, यानी आयरन की दवाई आती है। तो आयरन की दवाई दी जाती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी, ये ज्यादातर समस्या लड़कियों को बहुत ज्यादा होती है। अगर एनीमिया की मैं बात कहूंगी, खून की कमी की बात कहूंगी, तो यहाँ पे ज्यादातर लड़कियों को कमी होती है। लेकिन अब देखो, अगर बॉडी में खून की कमी है तो आलस आएगा, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। भाई जब ब्लड की ही कमी हुई तो आपका जो दिमाग है वो अच्छी प्रकार से कहाँ काम करेगा। तो यहाँ इस चीज के लिए हम जो लौह तत्व वाली चीजें हैं, जैसे मान लो आपकी हरी सब्जियां हो गई, ठीक है, हरी सब्जी हो गई आपका, जैसे आपका क्या हो गया, खजूर वगैरह हो गया, गुड़ वगैरह हो गया, है ना, गुड़ वगैरह खा सकते हो। ठीक है, आप क्या कहते हो, क्या बोलते हैं, अनार, हाँ अनार खा सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं इन सब में क्या होता है, आयरन होता है काफी अच्छी मात्रा में। आप इनका यूज करके क्या कर सकते हो, अपनी जो रक्त अल्पता की कमी है यानी एनीमिया की कमी है। और इसमें एक्चुअली क्या होता है कि अगर कमी हुई तो जो शरीर है वो पीला पड़ने लगता है एक तरीके से, अगर हम कह दें। तो इसकी कमी को दूर करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए स्कूलों में इसकी दवाइयाँ भी चलती हैं, आयरन की गोली भी दी जाती है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर कोई दवाई दी जाती है तो उनको लगता है कि भाई ऐसा ना हो, इससे हमारे लिए कुछ नुकसान ना हो जाए। तो मैंने देखा है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे थे तो उसमें क्या होता था कि ये लोग दवाई छुपा के फेंक देते थे पता चलता था टीचरों को कि इन्होंने दवाई नहीं खाई, क्योंकि देखो टीचरों को पता कैसे चलता था, एक बच्चे एक दूसरे की बता देते थे, मैम इसने दवाई नहीं खाई है। वो पता चल जाता बेटा आपने क्यों नहीं खाई है, तो बोलेंगे भाई मैम मुझे डर लग रहा है ये दवाई खाने से। तो फिर हमें समझाना पड़ता कि बच्चा ये आपकी हेल्थ के लिए ही है। और जो टीचर हैं जो आपको टीम प्रोवाइड कराती है चीज़ें, वो बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें होती हैं, तब जाके ये चीज़ होता है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आप इसको खा सकते हो। तो देखो हम टीचर हैं, हमें सबसे पहले डर लगना चाहिए कि हम बच्चों को कोई चीज़ दे रहे हैं कुछ गलत असर ना हो। तो हमें बहुत अच्छे से निरीक्षण करना पड़ता है कोई भी चीज़ देने से पहले। तो सबसे अच्छी चीज़ है बच्चों को उस तरीके का पौष्टिक आहार प्रोवाइड किया जाए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आजकल चलन ऐसा हो गया कि जिसको दाल चावल पसंद है तो केवल दाल चावल ही खाते रहते हैं, और जो पोषक तत्वों की पूर्ति है वो नहीं हो पाती शरीर में। तो उसके लिए जरूरी है कि जितने भी मौसमी चीजें हैं जो आ रही हैं उन चीजों को खाया जाए, उसके साथ साथ जो हमारा भरपूर भोजन है उसको लिया जाए। अगर आप इतना लेते हैं उसके बाद एक्स्ट्रा चीजें जो खाते हैं वो ठीक है, लेकिन इतनी अगर दाल चावल रोटी सब्जी दही, ठीक है, चुकंदर वगैरह अगर आप खा रहे हैं, हरी सब्जियां अगर एक टाइम अगर आप खा रहे हैं, दूध ले रहे हैं, ये सारी जो चीजें ले रही हैं, तो इससे
जो हमारा पोषक तत्व है उसकी पूर्ति होगी और ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। स्पेशली मैंने आपको जो जो चीजें बताई, आपका अनार हो गया, आपका चुकंदर हो गया, आपका खजूर हो गया, आपका हरी सब्जियां वगैरह हो गई, गुड़ वगैरह हो गया, चना हो गया, ये सारी चीजें आप खा सकते हो, जिससे आपकी जो रक्त अल्पता की कमी है यानी एनीमिया की कमी है वो दूर हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं, क्लिनिक विकृति रिपोर्ट है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं जो क्लिनिक विकृति रिपोर्ट है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है। इसमें देखो नेम होता है, ठीक है, मान लो किसी का भी नाम आरती हो गया, एज लिखी रहती है, सेक्स मतलब स्त्री है पुरुष है जो भी है ना। और यहाँ रोग की पहचान, यहाँ रोग की पहचान क्या है, जैसे हमने बात की है अभी एनीमिया की, और यहाँ नॉर्मल रेंज। ठीक है, यहाँ डॉक्टर का साइन लगता है और ये जो चीज हुआ था ये ऐसे कार्ड जैसा बन जाता है। यहाँ हमने अभी बात की थी ना कि यहाँ क्या था कि एक हेल्थ कार्ड बन रहे थे, है ना, हमने हेल्थ कार्ड की बात की थी। तो यही आपका हेल्थ कार्ड है, ऐसे बना होता है कि नाम लिखा रहता है वगैरह, आपका जो रोग है वो लिखा रहता है, यहाँ डॉक्टर की साइन वगैरह होती है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जमीन से खजाना। क्या है ये जमीन से खजाना? ठीक है, तो जमीन से अगर हम खजाने की बात करेंगे तो यहाँ यह पता लगाना आसान नहीं है कि जमीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। हम क्या पता लगा सकते हैं, हमको बहुत नीचे तक खुदाई करनी पड़ती है, पता चलता है कि कुछ ना कुछ चीजें, मतलब हमारी जमीन हमें क्या दे रही है, एक तरह से चीजें उगा के दे रही है। हमारी जमीन के अंदर बहुत ऐसी अमूल्य चीजें हैं जो शायद बहुत जरूरी हैं। तो अब धीरे धीरे खुदाई कर करके पता लगाया जाता है कहाँ कहाँ तक कौन कौन सी चीजें मिल जाएंगी। तो जमीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है, खास तरीकों और मशीनों की सहायता से हम समझते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। जैसे मान लो जमीन के अंदर तेल है, तो हम तेल, ऐसा तो नहीं है कि भाई जमीन के अंदर तक हम गए, काफी गहराई से गए और ऐसे ही एक बाल्टी उठा के चले आए, ऐसा नहीं होता ना। तो वहाँ पाइप लगा के मशीनें की सहायता से, आजकल इतनी बड़ी बड़ी मशीनें विकसित हो गई हैं जिनसे इंसान को बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही आसानी से काम हो जाता है इजी तरीके से। तो उनको डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। स्टार्टिंग में देखो, जब तेल निकाला जाता है तो वो उसी रूप में नहीं मतलब आपको प्रोवाइड किया जाता। जब तेल निकाला जाता है तो उसका बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारा प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद वो जाके उसमें आता है। ठीक है, तो जो वो तेल होता है वो गहरे रंग का होता है, गाढ़ा होता है, बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छुपी होती हैं बहुत सारी चीजें। क्या क्या हैं? इन चीजों को अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? रिफाइनरी में भेजा जाता है, जिसमें क्या होता है, तेल में बहुत सारी प्रोसीजर किया जाता है, बहुत सारे प्रोसेस होता है तेल के साथ। ठीक है, तो क्या आपने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? इसी तेल में हमें मिलता है केरोसिन। क्या मिलता है आपको? इसी तेल में क्या मिलता है? केरोसिन मिलता है। आपको डीजल मिलता है, आपको पेट्रोल मिलता है जिससे आप लोग की गाड़ी चलती है, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो अगर आपको बता दें, जो एलपीजी है यानी खाना बन पकाने की गैस है, जिसमें आप खाना पकाते हो, रोटी वोटी पकाते हो, मोम हो गया, कोल तार, ग्रीस इसी से मिलते हैं। ठीक है, प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने कहा ना कि जो हम तेल जमीन के अंदर से निकालते हैं उसको उसी रूप में प्रोसेस नहीं होता है, उसको रिफाइनरी में भेजा जाता है, वो कई प्रोसेसों से गुजरता है, तब जाके वो यूज में आता है। और उसमें आपका केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये जब चलती हैं गाड़ी, खाना बनाने वाली गैस वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी हम तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रही आज की कुछ इम्पोर्टेंट क्लास, और मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सके। आप इनको अगर आप 2-3 बार 4 बार भी पढ़ेंगे तो आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है, बहुत इजी है, आराम से
मेरी समझ में अगर आपने इस क्लास को 2 बार भी 3 बार भी देख लिया तो आपको, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बार देखने की ज़रूरत होगी। तो स्पीड में भी बढ़ा के देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे आपने फर्स्ट टाइम आराम से देखा, सेकेंड टाइम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लोगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, फिर भूलोगे भी नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये हमारे लाइफ टाइम से भी कनेक्ट करती हैं भाई। एनीमिया है, हम नेचुरल चीज़ है, हम जानते हैं इसके बारे में, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो आपको आराम से याद हो जाएगा। बाकी ऐसी ही, क्योंकि देखो अभी भी मैं आप लोग के लिए लगातार वीडियोस लेके आ रही हूँ, और मैं आप लोग को इतना बताना चाहूँगी कि अब सीटेट का रिजल्ट तो आप लोग का आ ही चुका है, सभी को पता है कौन पास है कौन फेल है, किसको आगे ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके कम मार्क्स आते हैं तो वो दोबारा एग्ज़ाम देने की कोशिश करते हैं। अगर जिन लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, जो लोग नहीं पास हो पाए हैं, कुछ नंबरों से रह गए हैं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, जो आपने गलती की है उन गलतियों से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे और बेहतर तैयारी करेंगे। मेरी मानिएगा तो सिर्फ ये आपका जो प्रैक्टिस है, ओनली प्रैक्टिस के भरोसे मत रहिए, थ्योरी पढ़िए। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे फिर आप प्रैक्टिकल देंगे, यानी आप प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, तो आई एम डैम श्योर आप आराम से चीज़ें कर लेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले हमारे पास इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ, कॉन्फिडेंट आता कैसे है, कॉन्फिडेंट आता तो सिर्फ वैसे है कि जब आपने तैयारी अच्छे तरीके से की हो तभी आप कॉन्फिडेंट होते हो। आपने तैयारी अच्छे से नहीं की तो पता चला एग्जाम में बैठे तो एक दूसरे को देख रहे हो। अब तो ऑफलाइन पेपर हो रहा है, अभी तक तो ऑनलाइन हो रहा था। ऑफलाइन हो रहा है तो आप एक दूसरे कॉपी में जे झांक रहे हो कि इसने कौन सा आंसर किया है, मैं टिक लगा लूं। तो जरूरी थोड़ा ना है कि बगल वाले ने भी सही किया हो जो आप उसका देख के नकल कर रहे हो, है ना। जरूरी नहीं कि जो दिखने में बच्चा अच्छा है, जो देखने में स्मार्ट लग रहा है, बड़ा हैंडसम है, बड़ी सुंदर लड़की है, तो जरूरी नहीं कि वो दिमाग से भी सुंदर हो, दिमाग से भी होशियार हो। तो जब भी हम एग्जाम में जाते हैं तो ये चीजों का विशेष ध्यान देते हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखो, अपनी तैयारी इतनी अच्छी रखो कि किसी से देखने उखने की ज़रूरत ना पड़े। और वो तैयारी होगी कैसे? आप अगर इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपकी लगातार तैयारी मैं सुनिश्चित करवाऊंगी, और मैं वादा करती हूँ कि मैं लगातार इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूंगी ताकि आपका टॉपिक वाइज सारी चीज़ें कंप्लीट हो सके समय से पहले, और आप रिवीजन भी कर सको, राइट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले। और कमेंट ज़रूर किया करें, कमेंट में मुझे अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट पढ़ना। मैंने बहुत सारी, जितने लोगों ने मुझे कमेंट करके जो भी चीज़ पूछी है मैंने उनका रिप्लाई भी किया है, आपने देखा ही होगा। तो मुझे अच्छा लगता है आप सभी कमेंट करते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।